Yes, sir. Good morning, everyone. What did we discuss in the previous class? Good morning, Aradhya. Good morning, sir. What had we done in the previous class? Shares. Issue of shares. Issue of shares. Issue of shares. We had seen how various categories of share capital are shown in notes to accounts. है ना? Yes, sir. इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों टाइप के हों तो सेपरेटली दिखाना होगा. सपोज 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो हम हर कैटेगरी में अलग अलग लिखेंगे. ऑथराइज्ड में 1 लाख इक्विटी मेंशन करेंगे, फिर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, लेट अस से. ठीक है. इसी तरह से इशूड कैपिटल में अलग अलग, सब्सक्राइब में अलग अलग. तो अगर प्रेफरेंस शेयर भी हो तो दोनों को सेपरेटली शो करना होगा. क्लियर? पर वैसे जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो वो इक्विटी शेयर होते हैं. यस, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो इक्विटी शेयर मानते हैं उसे. ठीक है सर. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस. पहले ये बताओ, एनी डाउट्स अप टू whatever we have discussed till now? No, sir. Okay, good. No, sir. Now let us discuss some terms related with share capital. First one is called up capital. As per section 2 within brackets 15, called up capital means such part of capital which has been called for payment. Suppose 10 rupees का शेयर है, उस पर पोजीशन पे भेज दें इसको. देखो भेज तो देते हैं. सपोज 10 रुपीज का शेयर है जिसपे 2 रुपीज एप्लीकेशन मनी कंपनी मांग चुकी है, मिल चुकी है. कंपनी ने 3 रुपीज अलॉटमेंट के भी मांग लिए. ठीक है. बाकी के और लेट अस से 4 रुपीज अलॉटमेंट पे मांग लिए. आई रिपीट, 2 रुपीज कंपनी एप्लीकेशन के और 4 रुपीज अलॉटमेंट के मांग चुकी है अभी तक. ठीक है. उसके बाद की इंस्टॉलमेंट्स अभी कंपनी ने नहीं मांगी, तो कितना कॉल्ड अप हो गया? 6 रुपीज. 6 6 रुपीज पर शेयर. ठीक है, 6 रुपीज पर शेयर. और अगर 10,000 शेयर्स हैं तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 6,000. 60,000. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल. ये लिख लिया? कॉल्ड अप कैपिटल लिख लिया आपने? लिख लो, पहले लिख के बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं. Yes sir. Yes, sir. Second is paid up capital. As per section 2 within bracket 64, paid up capital means such aggregate of money credited and paid up as is equivalent to the called up amount received as paid up in respect of shares issued. पहले यहां तक रुकते हैं और इसका मतलब समझते हैं. ठीक है. अभी हमने एग्जांपल लिया, 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 6 रुपीज कॉल अप कर चुकी है, तो 60 और 10,000 शेयर्स हैं, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 60,000. 60,000. लेकिन उसमें से अभी 5,000 रुपीज कुछ शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किए हैं. 60,000 में से 5,000 एरियर्स हैं, तो पेड अप कैपिटल कितनी हो गई? 55,000. एब्सोल्युटली 55,000. ठीक है. तो पेड अप कैपिटल क्या हुई? दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट हैज बीन रिसीव्ड. अगर पूरे मिल चुके हैं तो कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल सेम होंगे. अगर कुछ एरियर्स हैं तो फिर पेड अप कैपिटल विल बी लेस देन कॉल्ड अप कैपिटल. यहां तक क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब इसमें आगे क्या कह रहे हैं ये पढ़ते हैं. Also includes any amount credited as paid up
in respect of shares of a company but does not include any other amount received in respect of such shares by whatever name called. अब इसका मतलब समझते हैं. Suppose कंपनी ने किसी से एक बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग की पेमेंट कैश में करने के बजाय या बैंक के थ्रू करने के बजाय कंपनी ने उन्हें उतने अमाउंट के शेयर्स अलॉट कर दिए. ठीक है, तो अब इसे हम अमाउंट रिसीव्ड तो नहीं कह सकते बिकॉज पैसे तो कुछ मिले नहीं, कंपनी को बिल्डिंग मिली है शेयर्स के बदले में, है ना. लेकिन एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. यहां तक क्लियर? यस सर। तो इसे भी पेड अप कैपिटल में इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि उतने अमाउंट की वैल्यू का एसेट मिल गया है हमें दूसरा. ठीक है, कंपनी ने शेयर कैपिटल को अगर क्रेडिट कर दिया है उस अमाउंट से तो वो पेड अप कैपिटल में इसका मतलब इंक्लूड हो जाएगा. इवन इफ कैश इज नॉट रिसीव्ड, समथिंग एल्स इज रिसीव्ड इन रिटर्न, सम अदर एसेट इज रिसीव्ड और सम अदर सर्विस इज रिसीव्ड इन रिटर्न. क्लियर? यस सर। Yes, sir. लेकिन इन दो के अलावा पहला कौन सा, जो कंपनी ने कॉल किए और उसे मिल भी गए शेयर होल्डर से इन कैश, कैश में यहां पे बैंक इंक्लूडेड है. एंड सेकंड, अगर कंपनी को और कुछ एसेट मिला है शेयर्स के बदले में कैश की जगह या बैंक के थ्रू पैसा आने की जगह, तो वो भी पेड अप कैपिटल में इंक्लूड होगा, लेकिन और कोई अमाउंट पेड अप कैपिटल में इंक्लूड नहीं होगा इन दोनों के अलावा. क्लियर? यस सर. Yes, sir. यस सर। लिख लो ये भी. सर एक बार इस वाली लाइन का मतलब बता देना सर। दी कॉल्ड अप अमाउंट रिसीव्ड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इशू। मतलब जो कंपनी ने, जैसे हमने एग्जांपल लिया 10 रुपए के शेयर पे 6 रुपीज कंपनी कॉल कर चुकी है और 10,000 शेयर हैं, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? सक्षम 10 रुपए में से 6 रुपए कंपनी Sir, कॉल, 10 रुपए में से 6 रुपए कंपनी यस कॉल सर। कर, सिक्स का 6 यस पर सर। शेयर, 4 रुपए रहेगा। 6 पर शेयर। यस सर। 6 पर शेयर ना, और 10,000 शेयर है तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 60,000। उसमें से 5,000 एरियर्स हैं, अभी मिले नहीं है, तो पेड अप कितनी हो गई? 55। यस. और ये जो हमने पिछला एग्जांपल किया था, इलस्ट्रेशन की थी, उसमें भी अगर आप देखो 4th केस जो था 9,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 90,000 मिल गए, लेकिन 1,000 शेयर्स पे 2,000 Yes, sir. एरियर हैं तो 8,000 मिले. पेड अप कितना हुआ? 98,000. 98। ठीक यस है, सर। अब क्लियर है? यस सर। लिख लिया ये? Yes, sir. ठीक है. थर्ड इज कॉल्स इन एरियर्स. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. क्या होता है? कॉल्स इन एरियर्स रेफर्स टू दी कॉल्ड अप अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी. तो हम कह सकते हैं कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्स इन एरियर्स. ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कॉल्ड अप कैपिटल और कॉल्स इन एरियर्स का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी पेड अप कैपिटल. है ना? यस सर. Yes, sir. इसे हम शो कैसे करते हैं बैलेंस शीट और उसके नोट्स में, कॉल्स इन एरियर्स को? So minus what? माइनस कर देते हैं. कहां पे माइनस करते हैं? So notes to accounts. It is shown in notes to accounts as a deduction under subscribed but not fully paid up capital. ठीक है, लिख लो यहां तक. Written?
Yes, sir. Yes, sir. If authorized by its articles of association, a company may charge interest from the shareholders on calls in arrears from due date to payment date. Suppose किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी नहीं पे कर पाया वो किसी वजह से, तो जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई थी उस डेट से लेके जब तक वो पेमेंट कर नहीं देता तब तक कंपनी उससे इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, और किस रेट पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है? जो रेट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा. लेकिन if there is no mention of such interest in articles of association, then table F of the Companies Act will apply, and as per table F, interest on calls in arrears will be charged at 10% per annum. At what rate? 10% 10% per annum. 10% per annum. The directors of the company can waive off the interest. Directors चाहें तो वो waive off कर सकते हैं, मतलब इंटरेस्ट शेयर होल्डर को कह सकते हैं कि ठीक है आप इंटरेस्ट मत दो, सिर्फ एरियर्स का अमाउंट दे दो. यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये और लिख लो that if nothing mentioned in articles of association as per table F, interest on calls in arrears will be charged at 10% per annum. सर एक डाउट था. बोलो. सर ये हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा होगा कि इंटरेस्ट चार्ज करना है नहीं करना? जी, वैसे इसकी इंटरेस्ट की एंट्रीज हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. ओके सर. लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट इज कॉल्स इन एडवांस. ये भी हमने डिस्कस किया था. क्या होता है कॉल्स इन एडवांस? सर जो पैसा पहले ही रिसीव हो गया. अच्छा, ये अभी डिस्कस नहीं किया था, सॉरी, हमने अभी डिस्कस नहीं किया था. अब डिस्कस करते हैं इसे. कॉल्स इन एडवांस उस अमाउंट को कहते हैं जो कॉल अभी ड्यू नहीं हुई लेकिन शेयर होल्डर ने पैसे पहले ही भिजवा दिए. सपोज कोई शेयर होल्डर है, वो इतना खुश है कि उसे शेयर अलॉट हो गए, उसने कहा कि अलॉटमेंट मनी के साथ आप जो कॉल्स पे आपने बाद में इंस्टॉलमेंट मंगानी है मैं वो भी अभी भेज रहा हूं, आप ले लो. ठीक है, ये अमाउंट कंपनी तभी रख सकती है अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसके परमिट करते हैं. और अगर परमिट करते हैं और कंपनी ये अमाउंट रख लेती है, देन दिस विल बी कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस. ये कंपनी के लिए लायबिलिटी हो गई कि अभी वो अमाउंट ड्यू नहीं हुआ है लेकिन पहले ही मिल गया. क्लियर? Yes, sir. Yes, So sir. calls in advance refers to the amount received against calls not yet due. लिख लो. Yes, sir. A company may keep such amount only if permitted by its articles of association. और बैलेंस शीट में इसे दिखाते हैं अंडर करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज. ये भी लिख लो. इट इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज. Yes, sir. If provided by its articles of association, company shall pay interest on calls in advance from date of receipt to call due date. Suppose allotment पे किसी ने फर्स्ट कॉल के पैसे भी भेज दिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कॉल्स इन एडवांस की परमिशन थी तो कंपनी ने रख लिए.
अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं कि कंपनी उस पे इंटरेस्ट पे करेगी, तो कंपनी पे करेगी। किस रेट पे करेगी? जो रेट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होगा। फ्रॉम विच डेट टिल विच डेट? जिस डेट पे कंपनी को पैसे मिले उस दिन से लेके, एडवांस के पैसे मिले उस डेट से लेके जब तक वो कॉल ड्यू नहीं हो जाती जिसके पैसे मिले हैं, उस पीरियड के लिए कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी इन दैट केस। ठीक है। इफ देयर इज नो मेंशन ऑफ, लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो दैट नो इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन कॉल इन एडवांस, तो पे नहीं करेगी। सिमिलरली कॉल्स इन एरियर्स के लिए भी अगर आर्टिकल्स में लिखा हो दैट कंपनी कैन नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन एरियर्स, तो कंपनी नहीं चार्ज करेगी। बट if articles of association do not have any mention about interest on calls in advance, then again table F will apply, according to which interest will be paid at the rate of 12% per annum. What rate? 12% per annum. Yes. ये लिख लो अब, if no mention of interest in articles, then as per table F, interest will be paid at 12% per annum. From date of receipt to call due date. Yes, sir. इसको याद रखने का तरीका क्या है? कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10% किस पे है, 12% किस पे है, और उल्टा लिख देते हैं। ये ध्यान रखो, कंपनीज एक्ट किसने बनाया? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को किसका फायदा ज्यादा सोचा है, कंपनी का या शेयर होल्डर्स का? शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स को जब मिलना है इंटरेस्ट तो ज्यादा है 12% पर एनम, और जब उन्होंने पे करना है कंपनी को तब कम है 10% पर एनम। इस तरह से ध्यान रहेगा। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट टर्म इज रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल is that part of subscribed capital that a company resolves by a special resolution not to call except in the event of winding up of the company. ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर लिखना। रिजर्व कैपिटल क्या है? सपोज 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए कंपनी मंगवा चुकी है, कॉल कर चुकी है। आउट ऑफ 10 8 रुपीज हैव बीन कॉल्ड। रिमेनिंग 2 रुपीज कंपनी को लगता है कि नहीं, ये हम ना अभी क्या ये कॉल करेंगे ही नहीं जब तक कंपनी चल रही है। अगर कभी कंपनी वाइंड अप करनी पड़ गई, शट डाउन करनी पड़ गई, ये अमाउंट हम तब कॉल करेंगे, तब काम आएगा लायबिलिटीज पे करने के लिए। सो दैट 2 रुपीज पर शेयर विल बी कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। और अगर 10,000 शेयर्स हैं तो रिजर्व कैपिटल कितनी हो गई? 20,000. 20,000 एब्सोल्युटली। ठीक है, लेकिन ऐसा करने के लिए कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ठीक है, या स्पेशली कई बार कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो कंपनी बीच में भी कभी बुला सकती है ये मीटिंग। जनरली एनुअली होती है ये मीटिंग। ठीक है, उसमें जो बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं वो मेजॉरिटी वोटिंग से लिए जाते हैं कि 50% से ज्यादा वोट अगर मिल गई तो वो डिसीजन लिया जाएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, उनके लिए ये मेजॉरिटी होती है 75%। तो 75% वोटिंग जिसके फेवर में चाहिए उसे कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। जब किसी पर्टिकुलर डिसीजन के लिए मिनिमम 75% शेयर होल्डर्स उसके फेवर में हो तब वो बात अप्रूव होगी, दैट इज कॉल्ड स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर? Yes, sir. तो यस सर। रिजर्व कैपिटल अगर कंपनी कुछ डिसाइड करना चाहती है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा,
मतलब कम से कम 75% शेयर होल्डर्स जो उस मीटिंग में प्रेजेंट होंगे, उनमें से 75% दे शुड बी इन फेवर ऑफ दैट डिसीजन, ओनली देन इट कैन बी डन, अदरवाइज नॉट. अब लिख लो, रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल that a company resolves by a special resolution within brackets at least 75% votes in its favor not to call except in the event of winding up of the company. यस सर. अभी जो हमने एग्जांपल लिया 10 रुपीज पर शेयर, 8 रुपीज कॉल्ड अप, 2 रुपीज कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर दिया कि रिजर्व कैपिटल है, 10,000 शेयर है, तो रिजर्व कैपिटल कितनी हो गई? 20,000. 20,000. ठीक है. रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स में कहां और कैसे दिखाना चाहिए? बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी साइड. Liability side. Reserve capital is not shown anywhere separately. I repeat, reserve capital is not shown anywhere in the accounts. जो 10,000 शेयर्स हैं उन पर कंपनी ने कॉल कितना किया? 8 रुपीज पर शेयर. 8 रुपीज. तो ये शेयर्स कहां पर शो होंगे, किस हेडिंग के अंडर? Uncalled up. ऐसी तो कोई हेडिंग होती नहीं. आपको हेडिंग्स लिखवाई थी ना नोट्स टू अकाउंट्स में, देखो जरा कौन सी हेडिंग के अंडर आएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड? सब्सक्राइब बट नॉट. सर किसी में नहीं आएगा. आएगा बेटा, बट नॉट फुली पेड अप में आएगा. सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कब आते हैं? जब या तो कंपनी ने पूरा अमाउंट कॉल नहीं किया, जो इस केस में, या किसी शेयर होल्डर ने पूरा अमाउंट पे नहीं किया, या दोनों चीजें. ठीक है. तो इसमें क्योंकि कंपनी ने 2 रुपए अभी कॉल ही नहीं किए, तो ये सारे शेयर शो होंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में. लिखा जाएगा 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप. तो अमाउंट में आ जाएगा कितना अमाउंट? 80,000. 80,000. ठीक है. बाकी 20,000 जो रिजर्व कैपिटल है उसे अलग से कहीं नहीं दिखाया जाएगा, वो अपने आप समझ में आएगा, उसे एज अ नोट दिखाया जाएगा. बैलेंस शीट के नीचे एज अ फुट नोट दिखाया जाएगा दैट कंपनी हैज डिसाइडेड टू कीप 20,000 एज अमाउंट ऑफ रिजर्व कैपिटल. लेकिन बैलेंस शीट के या नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर उसे कहीं पे भी शो नहीं किया जाएगा. क्लियर? यस सर. वो अपने आप समझ में आ जाएगा जब देखेंगे कि इशूड कैपिटल 1 लाख है लेकिन पेड अप 80,000 है, इसका मतलब 20,000 अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किए. फर्दर समझ में आ जाएगा वो नोट नीचे फुट नोट जो दिया होगा उसमें पढ़ के कि अच्छा ये 20,000 कंपनी कॉल करने भी नहीं वाली जब तक वाइंड अप नहीं होगी. नाउ रिजर्व कैपिटल शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद कैपिटल रिजर्व. वर्ड्स को हम इंटरचेंज कर दे तो कैपिटल रिजर्व बन जाएगा. 11th में पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, याद है? यस सर. Yes sir. रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व. तो कैपिटल रिजर्व एक टोटली अलग कॉन्सेप्ट है, रिजर्व कैपिटल टोटली अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना. कैपिटल रिजर्व कौन से होते हैं? जो कैपिटल गेन से. यस, कैपिटल गेन्स को जहां पे ट्रांसफर किया जाता है, जैसे अगर आपको ध्यान हो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा सकता है. तो कैपिटल गेन से जो बने होते हैं वो होते हैं कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व्स को दिखाया जाता है बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग के अंडर. ठीक है? Yes sir. Okay, I had told you that in case of companies, there is a vertical format of balance sheet, और उसमें भी जो हेडिंग सब हेडिंग्स दी हुई हैं हमें एग्जैक्टली वही लिखनी है हेडिंग और सब हेडिंग,
और उसी ऑर्डर में लिखनी है, वी कांट इवन चेंज द ऑर्डर। तो अब डिस्कस करेंगे हम वो फॉर्मेट क्या दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में। ये आपको ध्यान, जहां भी कोई सेक्शन दिया हुआ है वो सेक्शन आपको याद होना चाहिए, वो सेक्शन क्या कहता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सेक्शन देकर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डज दिस सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट स्टेट, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट या विच सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डील्स विद दिस थिंग। तो इसलिए सेक्शन जहां जहां दिए हुए हैं वो याद होने चाहिए आपको। ऐसे ही फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कहां दिया है ये आपको याद होना चाहिए, सेक्शन 3 पार्ट 1। रिपीट, वेयर? सेक्शन 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या फॉर्मेट है? ऊपर हेडिंग तो वही आ जाएगी, बैलेंस शीट ऑफ, आगे कंपनी का नेम, एज एट ईयर एंडिंग डेट। अब इसका फॉर्मेट देखो क्या है, पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर अमाउंट रुपीज। अमाउंट का कॉलम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। जैसे 31 मार्च 2020 की जो बैलेंस शीट होगी उसमें अमाउंट कॉलम में पहले लिखा होगा 31 मार्च 2020, फिर लिखा होगा 31 मार्च 2019। प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी साथ साथ दी जाती हैं ताकि कंपेयर किया जा सके कि क्या चेंज हुआ है पिछले साल से इस साल में। क्लियर? यस सर। यस सर। पहले करंट ईयर का अमाउंट लिखा जाता है, बाद में प्रीवियस ईयर का। अब आते हैं हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। दो मेजर हेडिंग्स हैं, पहली है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है, और दूसरी है एसेट्स। ये आपको याद करना है फॉर्मेट, लिखते जाओ साथ साथ और याद भी कर लेना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरी है एसेट्स। देखो एसेट्स अब लेफ्ट, लायबिलिटीज और एसेट्स लेफ्ट और राइट नहीं है, लायबिलिटीज ऊपर आ गई, एसेट्स नीचे हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट हेडिंग इज शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसके अंडर फर्स्ट सब हेडिंग है शेयर कैपिटल। अच्छा, अब ये नोट नंबर वाले कॉलम की सिग्निफिकेंस यहां पे पता चलेगी। शेयर कैपिटल के आगे हम लिख देंगे 1 लेटर से, नोट नंबर कॉलम में लिख दिया 1, और फिर नोट्स टू अकाउंट्स में देखो ऐसे हम लिखेंगे 1, यानी जो बैलेंस शीट में 1 डला हुआ है नोट नंबर, वो 1 ये रहा शेयर कैपिटल में, और फिर उसकी डिटेल्स दिखा देंगे, ऑथराइज्ड कितनी है, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है नोट्स टू अकाउंट्स में। और जो फाइनल अमाउंट है, जैसे ये 98,000, ये दिखाया जाएगा शेयर कैपिटल के आगे अमाउंट कॉलम में करंट ईयर के। क्लियर? यस सर। यस सर। तो जिस भी आइटम की फर्दर डिटेल्स हमने दी हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, उसका नोट नंबर यहां पर डल जाएगा इस कॉलम में, और वही नोट नंबर नोट्स में डाल के उसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी नोट्स टू अकाउंट्स में। देन सेकेंड सब हेडिंग इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें सारे रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह सारे इसमें आ जाते हैं। थर्ड इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। कई बार कंपनी क्या कर सकती है कि शेयर इशू करने से पहले प्री बुकिंग टाइप शेयर वारंट्स इशू कर दे कि भाई हम 10 रुपीज के शेयर लेटर से इशू कर रहे हैं, जो जब करेंगे नेक्स्ट ईयर करेंगे इशू, जो खरीदना चाहेगा वो अभी से ये शेयर वारंट्स खरीद लो 2-2 रुपए के, एक तरह से 2 रुपए देके अपना शेयर बुक कर लो। तो वो दैट इज कॉल्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। जब एक्चुअली वो शेयर्स इशू होते हैं तो वहां पर शेयर कैपिटल में ये पैसे फिर एडजस्ट हो जाते हैं। क्लियर? यस यस सर। सेकेंड हेडिंग इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कंपनी ने 2 रुपीज मंगवाए एप्लीकेशन पे, शेयर होल्डर्स ने भेज दिए, लेकिन अभी शेयर्स अलॉट नहीं हुए। जब तक शेयर्स अलॉट नहीं होंगे तब तक वो पैसे इस हेडिंग में पड़े रहेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, और वो यहां पे शो होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जैसे ही शेयर्स अलॉट हो जाएंगे वो पैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। सपोज कंपनी ने 30 मार्च को एप्लीकेशन मनी मंगवाई, 30 और 5-6 दिन का टाइम दिया शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए, तो
तो 31 मार्च को कुछ लोगों के एप्लीकेशन मनी आ चुकी है, ईयर एंड हो गया, बैलेंस शीट बन रही है, जब तक 5-6 दिन का टाइम जो कंपनी ने दिया था वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक शेयर्स अलॉट नहीं होंगे। तो अभी जो अमाउंट मिल चुका है कंपनी को लेकिन शेयर्स अलॉट नहीं हुए, वो अमाउंट रखा होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, दैट विल बी शोन अगेंस्ट दिस हेडिंग। क्लियर? यस सर। यस सर। देन लायबिलिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट और करंट। पहला है थर्ड हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसके सब कंपोनेंट्स हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जैसे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, वो सब इसमें आ जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। दूसरा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है, इसकी डिटेल्स हमारे सिलेबस में नहीं है पर मीनिंग समझ लेते हैं। क्या होता है, कई बार कंपनी ने सपोज डेप्रिसिएशन लगाई किसी एक मेथड से, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि किसी दूसरे मेथड से डेप्रिसिएशन लगेगी, उसके हिसाब से जो इनकम निकलेगी उस पे टैक्स पे करना है। तो कंपनी की अकाउंट्स के हिसाब से जो इनकम आ रही है और टैक्स लॉस के हिसाब से जो कंपनी की इनकम बन रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। आई बात ये समझ में? यस सर। ठीक है, अगर अब टैक्स अगर लगाएंगे तो कंपनी वाली इनकम पे टैक्स कुछ और कैलकुलेट होगा और जो टैक्स लॉ के हिसाब से इनकम बनती है उस पे टैक्स कुछ और बनेगा। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस है दोनों इनकम्स के टैक्स में, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के टैक्स में जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, बस इतना ही समझना है आपने, इसकी डिटेल में नहीं जाना, इसकी डिटेल कैलकुलेशन वगैरह वो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर? यस सर। देन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अगर और कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं इनके अलावा वो इस हेडिंग में आ जाएंगी। ठीक है, फिर फोर्थ है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कंपनी ने कुछ प्रोविजंस बना रखी हैं लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट्स या प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज जब रिटायर होंगे तब उन्हें जो अमाउंट कंपनी ने देना है उसके लिए प्रोविजन बना रखी है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, कई सालों तक रहेगी वो प्रोविजन, तो वो इस हेडिंग में आएगी। क्लियर? यस सर। फिर आते हैं करंट लायबिलिटीज पे। देखो पहली नॉन करंट क्या थी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इसमें पहली आ गई शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट इसमें आ गया ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। रिपीट, ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। यस, ये आज आ गई सेकंड। अब थर्ड कैटेगरी उसमें क्या थी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसमें आ गई अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और फिर फोर्थ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लियर? यस सर। उसके बाद अमाउंट कॉलम में इन सब का टोटल कर देंगे, फिर आ जाएंगे एसेट्स पे। टोटल के ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन, पर्टिकुलर्स में लिख देंगे टोटल। फिर सेकंड मेन हेडिंग एसेट्स, जिसके अंडर फर्स्ट हेडिंग नॉन एसेट्स को हम दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के अंडर फर्स्ट सब हेडिंग इज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? मशीनरी वगैरह। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो कई सालों तक यूज होते हैं जनरली। इसमें फर्दर सब हेडिंग्स हैं। टेंजिबल एसेट्स जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग विच कैन बी सीन एंड टच्ड। इनटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स। फिर है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सपोज कोई बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, तो वो बिल्डिंग अभी बन रही है, पूरी बनी नहीं, तो वो टेंजिबल एसेट्स में ना दिखा के उसे इस हेडिंग में दिखा देंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है? यस सर।
इसी तरह से अगर कोई इंटेंजिबल एसेट बन रहा है, सपोज किसी चीज, कोई नई टेक्नोलॉजी अभी आप डेवलप कर रहे हो जिसका आप पेटेंट लोगे, तो वो आ जाएगा इसमें इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। क्लियर? यस सर। Yes, sir. फिर सेकंड सब हेडिंग अंडर नॉन करेंट एसेट्स इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बैंक में फिक्स डिपॉजिट में और एनीवेयर एल्स, वो आ गया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर है डेफर्ड, नेट डेफर्ड टैक्स एसेट्स। या तो नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी या नेट डेफर्ड टैक्स एसेट होंगे। ठीक है? इफ अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी, अदरवाइज डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कंपनी ने अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को लोन या एडवांस दिए हुए हैं। और फिर लास्ट सब हेडिंग है इसके अंडर अदर नॉन करेंट एसेट्स। क्लियर? यस सर। Yes, करंट एसेट्स में पहला है करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म के लिए जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इन्वेंट्रीज मतलब कि स्टॉक। फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिल्स रिसीवेबल प्लस बिल। डेटर, यस, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। और फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश, बैंक, ये सब आ जाता है। देन शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अगर कंपनी ने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन या एडवांस दे रखे हैं। और लास्ट है अदर करेंट एसेट्स। एनी डाउट अप टू हियर एनीवन? नो सर। no, sir. Okay, so we stop over here. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir.